Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 3rd of June 2020, Wednesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is defeat never comes to any man until he admits it. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Growth will return, more reforms in the works, Prime Minister. कल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की 125th एनुअल जनरल मीटिंग थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया इज़ रेडी फॉर मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन ऑर्डर टू ब्रिंग इंडिया इनटू हाई ग्रोथ trajectory, and he also asked for input from industry on various issues. As we all know, India's economic growth crashed to 69th quarter low of 3.1% in January and March quarter of financial year 2020. Even though government has came up with the 20 trillion economic package, but the expert and the economists said that this package and the steps or the reforms taken under this package is not sufficient to revive the growth in a short term. और बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो उनको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया गया, उनके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं लाया गया जो कि ऑलरेडी रिसेशन फेस कर रही। तो उनको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जो हैं या इंडस्ट्री के जो कॉन्फेडरेशंस हैं वो करंटली और कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे दैट गवर्नमेंट शुड केम अप विद द मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड केम अप विद द targeted economic reforms or targeted economic package so that particular industry can revive from this recessionary condition. तो उसको ध्यान में रखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एनुअल जनरल मीटिंग में ये अनाउंसमेंट किया दैट दे विल ब्रिंग मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बाय द इनपुट प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्री। उन्होंने कहा हालांकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी इंडिया की उस पर इस पैंडेमिक ने ब्रेक लगा दिया है, बट ये ब्रेक अब बहुत ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। इकोनॉमिक लॉकडाउन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिज्यूम हो चुकी हैं। लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी हैज़ बीन रीओपन्ड इन अनलॉक फेज एंड द फर्दर एरियाज वुड बी रीओपन्ड ऑन June 8. So he further emphasized that government is looking towards the industry for providing output or input so that government can come up with the more targeted and more effective structural reforms. Prime Minister also said that we have emphasized reducing on government control and creating an ecosystem for encouraging प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इस चीज़ के लिए फोकस कर रही है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है इंडस्ट्री में या ऐसे कुछ सेक्टर्स में जहाँ पर केवल गवर्नमेंट की ही ऑटोनॉमी है या गवर्नमेंट का टाइट कंट्रोल है, उस कंट्रोल को रिड्यूस किया जाए और एक ऐसा इकोसिस्टम बिजनेस इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट हो, इनकरेज हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, देन इनकम जनरेशन होगा, डिमांड होगी, इस तरह से इकोनॉमी फिर से बूस्ट करेगी। तो कल प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कंसर्न थे हमारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के उनको टारगेट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पर आंसर किया। अब ये कितना इम्प्लीमेंट होते हैं ये फ्यूचर में देखने वाली बात है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, मार्केट्स श्रग ऑफ मूडीज़ डाउनग्रेड। जैसा कि कल हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था, मूडीज़ ने इंडिया के बॉन्ड मार्केट की रेटिंग Baa3 पर रिड्यूस कर दी थी फ्रॉम Baa2, लेकिन कल का जो मार्केट रहा निफ्टी या स्टॉक मार्केट जो रहा उसने मूडीज़ के दी हुई ग्रेडिंग से अपोजिट रिएक्शन शो किया। अपोजिट रिएक्शन शो किया मतलब all the benchmark indices gain for a fifth straight day with the Sensex and the Nifty 50 indices rising 1.6% each to the end at their highest close since March 13। अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट क्लोज रहा है मार्च 13 के बाद का। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के ही स्टॉक ने 1.6% का ग्रोथ रजिस्टर किया इन स्पाइट ऑफ द डाउन ग्रेडिंग ऑफ द मोदीज रेटिंग।
और ऐसा क्यों हुआ? जब मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने इंडिया की बॉन्ड मार्केट की रेटिंग ऑलरेडी गिरा दी थी, तो क्यों ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हमने सेंसेक्स और निफ्टी में देखा? जबकि अगर रेटिंग गिर रही है तो इसका मतलब शेयर मार्केट को भी डाउन होना चाहिए, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को भी निगेटिवली अफेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका बेसिक रीज़न जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि इकोनॉमी रीओपन हो रही है, बहुत सारे सेक्टर्स 1 जून से रीओपन हो गए हैं और कुछ बचे हुए जो सेक्टर्स हैं वो 8 जून के बाद ओपन हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स में ऑलरेडी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। तो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने जो रैंकिंग दी है इंडिया के क्रेडिट रेटिंग को, वो इमीडिएटली मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगी। इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली पेशेंस एंड दे आर लुकिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ट्राजेक्टरी की अभी जो इकोनॉमी ओपन हुई है वो किस डायरेक्शन में जाती है, कितनी स्पीड में रिकवर करती है। तो हो सकता है जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने जो रेटिंग दी है इंडिया को, इसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम बाद देखने को मिले। थोड़े टाइम बाद जब इकोनॉमी उतनी स्पीड से ग्रो ना करे या उस तरह से रिकवरी ना कर पाए जिससे कि जिस तरह से इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रुपीज़ की, तो रुपीज़ और 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी हमने पॉजिटिव ग्रोथ देखी है, जबकि इस पर्टिकुलर मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज एजेंसी ने इन दोनों को ही रेड फ्लैग की जोन में डाला था। रेड फ्लैग के जोन में डाला था मतलब इनमें इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया था कि रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इस समय इन्वेस्ट करना इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। हालांकि मूडीज़ के इस आउटलुक के बाद भी जो बॉन्ड यील्ड थी वो सॉफ्ट हुई 2 बेसिस पॉइंट से और एंड हुई 5.7% से। और रुपीज़ की अगर बात करें तो रुपी भी स्ट्रेंथ हुआ अगेंस्ट डॉलर, और कितना स्ट्रेंथन हुआ? 19 पैसे रुपी में बढ़ाव या होते हैं कि एप्रिसिएशन देखा गया अगेंस्ट डॉलर। और रुपी कितने पे बंद हुआ? 75.36 पर। तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बॉन्ड मार्केट, रुपी, इन सब ने पॉजिटिव डेवलपमेंट शो किया, पॉजिटिव गेन शो किया इन स्पाइट ऑफ द मूडीज निगेटिव रिएक्शन और निगेटिव रेटिंग ऑन इंडिया सोवरेन क्रेडिट कंडीशंस। और रीज़न जो है वो रीज़न यही सारे कि पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है ग्लोबल मार्केट में भी। इकोनॉमी रीओपन हुई है रिसेंटली, तो जो पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टर पॉजिटिवली ज़्यादा इसको देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो कल CII में एश्योरेंस दिया है कि गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टेक फर्दर रिफॉर्म्स एंड टारगेटेड रिफॉर्म्स फॉर इंडस्ट्री, इन सब की वजह से इन्वेस्टर्स के माइंड में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, जिसका मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने जो रैंकिंग दी थी उसका इम्पैक्ट कम पड़ा है। इन्वेस्टर्स आर स्टिल वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ऐसा क्यों होता है? इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी की तरफ इतना पॉजिटिवली क्यों देखते हैं या इतनी जल्दी क्यों अफेक्ट नहीं होता? क्योंकि इंडिया इज़ अ डिमांड ओरिएंटेड कंट्री। यहाँ पर डिमांड बहुत जल्दी बूस्ट होती है। डिमांड बूस्ट होती है तो इंडस्ट्री को रिकवर करने में कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और डिमांड क्यों है हमारी? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो अगर हम यही बुलिश सेंटीमेंट को, निफ्टी 50 के बुलिश सेंटीमेंट्स को अगर ग्राफ में देखें तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6% का चेंज जो है वो रजिस्टर्ड किया है निफ्टी 50 ने, और क्लोज हुआ है 9979 के पॉइंट्स पर। और इसी तरह अगर आप रुपीज़ और 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देखें तो रुपीज़ जो है वो 75.55 जो जून 1 में जिसका वैल्यू थी, जो एक्चुअली स्ट्रेंथ होकर के 75.36 पर आ गई। मीन्स 90 प्लस 90 पॉइंट्स 90 पैसा स्ट्रेंथ हुआ है हमारा इंडियन करेंसी, हमारा इंडियन रुपी। 10 ईयर्स की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी भी यील्ड सॉफ्ट हुई है अप्रॉक्सीमेटली 2% से। जैसा कि आप देख सकते हैं जून 1 को 5.78 था और जून 2 को 5.76। तो ऑल दीज आर द गुड इंडिकेशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट एज वेल एज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। टाइगर ग्लोबल लूजेस राउंड 1 इन फ्लिपकार्ट डील टैक्स केस। US based hedge fund Tiger Global Management is a company that used to have the share or the stake in Flipkart। और यहाँ पर केस क्या है? यहाँ पर केस ये है कि वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की जो डील हुई थी 2018 में, अगर आप याद हो आपको, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। फ्लिपकार्ट कौन सी? फ्लिपकार्ट इंडियन ओरिजिन कंपनी थी, इंडियन ओरिजिन ई कॉमर्स कंपनी थी, फाउंडेड बाय सचिन बंसल एंड बेनी बंसल इन 2007। तो मई 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। हालांकि फ्लिपकार्ट में बहुत सारे प्रोमिनेंट शेयर होल्डर्स के भी स्टेक थे, जिसमें से एक US बेस्ड हेज फंड मैनेजर टाइगर ग्लोबल का भी शेयर
था फ्लिपकार्ट में। तो ये केस कब उठा? जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, तब उसी ईयर मॉरिशस बेस्ड टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी, जो कि यूएस बेस्ड हेज फंड मैनेजर टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट का पार्ट है, उसने अपना जो फ्लिपकार्ट का स्टेक था वो लग्जमबर्ग बेस्ड फिट होल्डिंग को 2018 में ही सेल कर दिया। और उसी ड्यूरेशन में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की भी डील हुई। तो जो फ्लिपकार्ट का जितना भी, फ्लिपकार्ट में सारे जो हमारे हेज मैनेजमेंट वाले जितनी भी कंपनीज थी, इनका जितना भी इन्वेस्टमेंट था, अगर हम बात करें, इसके अलावा बहुत सारी अदर शेयर होल्डर्स भी थे, दैट सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, ईबे, नैस्पर्स, इन सब का फ्लिपकार्ट में जितना भी शेयर था, उन्होंने सारी अपनी शेयर होल्डिंग वॉलमार्ट्स को ही सेल कर दी थी। तो ये फ्लिपकार्ट के जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने इस मल्टी बिलियन डॉलर ट्रांजैक्शन में अपने फ्लिपकार्ट में सारे स्टेक को यूएस रिटेल जायंट वॉलमार्ट को सेल कर दिया था। टाइगर ग्लोबल का कितना स्टेक था फ्लिपकार्ट में? 20% का स्टेक था। और जब ये डील हो गई, जब टाइगर ग्लोबल ने अपने 20% के पूरे फ्लिपकार्ट के शेयर वॉलमार्ट को ऑफलोड कर दिए, देन इसके बाद फंड मैनेजर ने टैक्स डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन डाला और एक सर्टिफिकेट मांगा कि उन्हें नील टैक्स विद होल्डिंग या नील टैक्स रिटेंशन का सर्टिफिकेट दिया जाए। हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ ऑब्जेक्टेड टू द एप्लीकेशन by questioning the ownership structure and rejected the application of these hedge funds. लेकिन ये इशू दोबारा से री इमर्ज हुआ। कब री इमर्ज हुआ? द वॉलमार्ट डिडक्टेड द टैक्सेस फ्रॉम द फ्लिपकार्ट्स फॉरेन शेयर होल्डर्स टू पे विद होल्डिंग टैक्सेस। जब वॉलमार्ट ने जो फ्लिपकार्ट के फॉरेन शेयर होल्डर्स है, उनसे टैक्स डिडक्ट किया विद होल्ड टैक्स पे करने के लिए। देन अगेन जो जितने भी हेज फंड मैनेजर्स थे, इन्होंने एएआर के पास दोबारा से प्लिया डाली कि हमें नील टैक्स का या नील टैक्स रिटेंशन का सर्टिफिकेट दीजिए, और जो हमारा टैक्स वॉलमार्ट ने डिडक्ट किया है उसको रीइंबर्स किया। हालांकि एआर रिफ्यूज टू प्ली ऑन द ग्राउंड दैट द प्राइमा फेसी द शेयर सेल ट्रांजेक्शन बाय एप्लीकेंट वर डिजाइन फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डाटा। तो पहले ही राउंड में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने फंड मैनेजर्स या हेज फंड मैनेजर्स के ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। इवन इस पे प्रोसीडिंग्स करने से पहले ही राउंड 1 में ही इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन उठते हैं कि ये व्हाट इज दिस इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये क्या होता है? और दूसरा, ये हमारा जो एआर है, दैट इज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये क्या है और एक्चुअली ये इशू है क्या? स्टूडेंट, अगर आप बेसिकली देखें तो यहाँ पर जो डील हुई थी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच में, यहाँ पर कई सारे कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे। मॉरिशस के भी इन्वॉल्व थे, इंडिया के भी इन्वॉल्व थे और यूएस के भी इन्वॉल्व थे। तो जब कभी भी ये इस तरह की इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल डील होती है तो टैक्स का बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि टैक्स रिवेन्यू अर्निंग कहीं हो रही होती है, टैक्स डिडक्शन कहीं हो रहा होता है। तो कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे, उनको डबल लॉस होता है। वो एक कंट्री में ऑलरेडी टैक्स देते हैं, इसके बाद उनको अपने होम कंट्री में भी उस पर्टिकुलर इनकम पर या कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो टू कंट्रीज़ होती हैं, कई बार उनकी गवर्नमेंट आपस में बैठ करके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करती है। और अप्रॉक्सीमेटली इंडिया भी हर कंट्री जिसके साथ उसका बिजनेस है, जहाँ पर उसके इन्वेस्टर्स हैं या जहाँ जिस कंट्री से उसमें इन्वेस्टमेंट आता है, उन सब के साथ अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, मॉरिशस जो है वो इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एफडीआई सोर्स है और इंडिया में भी वहाँ से बहुत ज़्यादा एफडीआई जाता है। तो इन 1983 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेगोशिएटेड अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशस, अंडर विच taxpayers who reside in one country and earn their income in another country would not be taxed twice for the same income। मतलब अगर उन्होंने इंडिया में कोई इनकम अर्न करी, ऐसा कोई इन्वेस्टर जो मॉरिशस में है और जिसने इंडिया में कोई इनकम अर्न करी और इंडियन गवर्नमेंट ने अगर उस पर टैक्स डिडक्ट कर लिया है उस अर्निंग पे, तो सेम अर्निंग पर मॉरिशस गवर्नमेंट अब दोबारा से टैक्स नहीं डिडक्ट करेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। ऐसा ना हो कि जो इन्वेस्टर है उसकी दूसरे कंट्री में, एक कंट्री में पहले होस्ट कंट्री में भी उसका टैक्स डिडक्ट हुआ और फिर वो होम कंट्री में जब इनकम आई तो उसमें भी टैक्स डिडक्ट हुआ, तो उसके पास कुछ नहीं बचा इवेंचुअली।
या जो भी बचा वो बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं बची। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डिस्करेज होते हैं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, या बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स या लीगल प्रोसीडिंग्स भी जनरेट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दो कंट्रीज हमेशा आपस में बैठ करके इस तरह के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे नेगोशिएट करते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। हालांकि इसमें भी अलग तरीके की सिचुएशन जनरेट हो जाती है। कई कई बार अगर दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लाइक इंडिया एंड मॉरिशस, सपोज अगर इंडिया में पर्टिकुलर इनकम पर ज़्यादा टैक्स है, 10% का टैक्स है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पर, और वही सेम ट्रांजैक्शन मॉरिशस में 10% पे टैक्स हो रहा है, तो कई बार जो कंपनीज होती हैं वो अपने उस ट्रांजैक्शन को इंडिया में ना दिखा करके उस प्रॉफिट को या उस अर्निंग को मॉरिशस में दिखाती हैं, जिससे कि उनको 10% टैक्स देने की जगह केवल 5% टैक्स देना हो। इसको बोलते हैं बेस इरोजन या प्रॉफिट शिफ्टिंग। और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि जो एंटिटी होती है जिसने प्रॉफिट अर्न किया होता है वो दोनों ही कंट्रीज़ में टैक्स देने से बच जाती है और उसके ऊपर जो निल टैक्स लायबिलिटी आती है। तो इस तरह के भी फ्लॉज इस तरह के एग्रीमेंट्स में देखे। तो इसी एग्रीमेंट के तहत जो टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी है उसने इंडिया में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में एक एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसमें उसने कहा था कि उसकी जो डील हुई है जिसमें उसने अपने फ्लिपकार्ट के जो शेयर्स हैं, जो अपना स्टेक है, जो वॉलमार्ट को बेचा है, उस पर्टिकुलर डील में उसको निल सर्टिफिकेट या निल टैक्सेशन या निल टैक्स रिटेंशन का सर्टिफिकेट दी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब देख लेते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या होती है। बेसिकली टू फैसिलिटेट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट into the country, a number of steps has been taken by the government of India, as we all know. Setting up the authority for advance ruling, that is for central excise, customs and service taxes, to give binding rulings. If there is any controversy, if there is any conflict of interest between two parties, then there is the authority for advance ruling, जो कि इन्वेस्टमेंट वेंचर से रिलेटेड और उसमें जिसमें जो टैक्स लगता है उससे रिलेटेड सारे केसेस में, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज टैक्स हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, इन सारे मैटर्स पर जो है वो ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कैन गिव लीगली बाइंडिंग रूलिंग इन एडवांस में ही ये रूलिंग इशू कर सकते हैं, जिससे कि जो एफडीआई जो आता है, जो एफपीआई आता है, उसमें मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या मिनिमम लीगल प्रोसीडिंग्स हो। एडवांस रूलिंग afford for greater certainty to foreign investors in respect to their prospective indirect tax liabilities। इससे क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं उनके पास भी एडवांस रूलिंग होती है, तो वो बहुत क्लियर होते हैं कि उन पर क्या क्या टैक्स लाइबिलिटीज हैं। तो बेसिकली अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का काम होता है कि पहले इन एडवांस ही लीगली बाइंडिंग रूलिंग्स दे देना, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इनडायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटीज के लिए क्लियर रहें, कोई भी कंफ्यूजन उनके माइंड में ना रहे। अगर क्लैरिटी रहेगी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे कैन प्लान देयर इन्वेस्टमेंट इन अ बेटर वे। Authority for advance ruling can give a binding ruling to an applicant who is registered taxable person or is liable to be registered. However, अगर कोई इन्वेस्टर सेटिस्फाइड नहीं है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के ruling say, then he or she can approach to appellate body, that is appellate authority for advance ruling, that is called as AAAR। तो आप एग्जाम में इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपके बैंकिंग एग्जाम्स में हो सकता है इसे पूछ लिया जाए, AAAR का फुल फॉर्म क्या है, AAAR का फुल फॉर्म क्या है, इनका बेसिक मैंडेट क्या है, ये किस लीगल प्रोविजन से इनको पावर मिलती है। तो अगर लीगल प्रोविजंस की बात करें तो लीगल प्रोविजंस फॉर एडवांस रूलिंग वर इंट्रोड्यूस टू फाइनेंस एक्ट ऑफ 1998, 1999 एंड 2003। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग में बहुत पूछ लिए जाते हैं और इवन यूपीएससी भी कई बार पूछ लेता है फुल फॉर्म और उनके मैंडेट के बारे में। तो आज की न्यूज़ में क्या कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल जो है उसको मना कर दिया है निल टैक्स और निल टैक्स रिटेंशन का सर्टिफिकेट देने से, और जो वॉलमार्ट ने जो भी डिडक्शन किया है टैक्स पे उसको सही बताया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 3। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्लान्स टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट हब फॉर 5G gear।
जैसा कि हम कंटिन्यूअसली पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है जिसमें बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन थे, अदर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा था कि जब भी गवर्नमेंट मोबाइल या डिवाइसेस के लिए या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी स्कीम या कोई भी इंसेंटिव स्कीम या टैक्स हॉलीडेज या कोई भी बेनिफिशियल स्कीम्स लाती है तो वो इंडस्ट्री से कंसल्ट नहीं करती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग शेड्यूल करी जिसमें सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इनवाइट किया गया इन ऑर्डर टू गिव सजेशन फॉर ड्राफ्टिंग द पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट हब। उसमें गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन बहुत क्लियर कर दिया है सारे सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन को दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब ऑफ 5G इक्विपमेंट, और जिसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है। दिस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम द PLI scheme that actually government has planned to attract the investment from China। जो कंपनीज चाइना छोड़ रही हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एप्पल और सैमसंग, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम लाई थी वो दूसरी थी, ये दूसरी स्कीम है। इस स्कीम में गवर्नमेंट का बेसिक फोकस जो है वो 5G इक्विपमेंट पर ज़्यादा है। और उस पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम में क्या था, उस स्कीम में ये था गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो भी कंपनीज या जो भी FDI चाइना छोड़ करके अदर कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम लाई थी। अब जो 5G इक्विपमेंट्स को लेकर के जो प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम आई है इसका क्या पर्पस है, इसका बेसिक पर्पस ये है दैट गवर्नमेंट वांट्स टू इनकरेज ग्लोबल टेलीकॉम गियर मेकर्स लाइक एरिक्सन एंड नोकिया एज वेल एज हवाई। हवाई क्यों? क्योंकि उसको अभी तक FDI क्लियरेंस नहीं मिला है। हुआवे भी बोलते हैं, आप इसको कहीं हुआवे भी सुन सकते हैं, जैसा आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। तो कई सारे कंट्रीज़ में हुआवे को भी बैन कर दिया। अगर आप USA की बात करें तो USA ने इस पर्टिकुलर कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, इसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्या इशू है, इसके लिए कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, यहाँ पर वो डिस्कशन करना अभी ज़रूरी नहीं है। तो इन सारी कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में, ताकि ये इंडिया में आए और मैन्युफैक्चरिंग करें और इंडिया को 5G इक्विपमेंट के में एक्सपोर्ट हब बनाए, तो इनको अटैक करने के लिए जो इंडस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इट इज़ कमिंग अप विद द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम। हालांकि ये स्कीम अभी अर्लियर गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने प्रपोज करी थी टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल डिवाइसेस, जो अभी रिसेंटली चाइना से जो कंपनीज आ रही है उनके लिए जो PLI स्कीम लाई थी उसी की तरह की है, बट इसके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। दिस पर्टिकुलर PLI स्कीम that is under discussion provide incentive to the manufacturers between 5% to 6% for the period of 5 years। मतलब जो अब इस पर्टिकुलर स्कीम में जितने भी फॉरेन कंपनीज इंडिया आएंगी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको 5 साल तक 4 से 6% तक का बेनिफिट या इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट उसमें भी कुछ क्लॉज है, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी आ जाए, कुछ क्लॉज है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो ही बेनिफिट जो वो PLI स्कीम के मिलेंगे। और वो क्या कंडीशंस है, इंटरनेशनल कंपनीज मस्ट मेक इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 600 करोड़ इन 4 year and export products between 1000 crores to 3000 crore per annum। तो 600 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस इंटरनेशनल कंपनी को 4 सालों में, और अप्रॉक्सीमेटली हर साल उसको 1000 करोड़ से 3000 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया से करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कंपनीज आए इंडिया में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो इंडिया में बनाए और इंडिया के ही कस्टमर को, इंडिया के ही लोकल डिमांड को सर्व करें और चले जाएं, एक्सपोर्ट ना करें। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को एक्सप्लॉइट
ना करके इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाए, ये दोनों क्लॉज रखे गए हैं। दिस स्कीम विल हेल्प मैन्युफैक्चर टू रिड्यूस द कॉस्ट डिसएडवांटेज दे फेस इन इंडिया कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम। हालांकि चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश ये जो है किसी भी एफडीआई के लिए या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बहुत ही लुक्रेटिव डेस्टिनेशन होते हैं। ये चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये इंडिया से ज़्यादा कॉस्ट एडवांटेज उस सारी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। तो इस जो स्कीम इस बार गवर्नमेंट ला रही है, ये स्कीम 70 to 20% कॉस्ट एडवांटेज कंपैरिजन टू चाइना और 8 to 11% कॉस्ट एडवांटेज कंपेयर टू वियतनाम देगी सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। Actually, this particular PLI scheme is also focusing on providing the cost advantage comparable to China and Vietnam like countries, so that the companies cannot move to China and Vietnam. तो उनको चाइना और वियतनाम ना जाने के लिए या उनको बताते हैं कि चाइना और वियतनाम से ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा कॉस्ट एडवांटेज आपको इंडिया में मिलेगा, और वो कितना ज़्यादा होगा, 70 to 20% कंपैरिजन टू चाइना, और वियतनाम से 8 to 11%। ये दोनों कंट्रीज इंडिया के की कॉम्पिटिटर्स हैं, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर हम कॉस्ट ब्रेकअप की बात करें, कॉस्ट एडवांटेज की बात करें कि इनकी कितना कॉस्ट एडवांटेज है चाइना और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो चाइना में 2 से 3% कम आती है कंपैरिजन टू इंडिया, वियतनाम में 1 से 2% कम आती है कंपैरिजन टू इंडिया। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 2% कम आती है चाइना में कंपैरिजन टू इंडिया, वियतनाम में भी कम आती है 1 to 1.5%। तो अगर आप देखें और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो देखें तो 10 to 11% फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होते हैं वो चाइना ज़्यादा देता है इंडिया के कंपैरिजन में, और वियतनाम 4 to 5%। तो इसी डिस्क्रिपेंसी को ओवरकम करने के लिए, इसी कॉस्ट डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए कि इस जितने भी कॉस्ट एडवांटेज जो चाइना और वियतनाम में कंपनीज को मिल रहे हैं, सेम कॉस्ट एडवांटेज उसको इंडिया में भी मिले, नई PLI स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डेवलप करी है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस नई PLI स्कीम से बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्पेशली जो कि 5G सेक्टर में हैं वो इंडिया में आएंगी, और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर पाएगा, क्योंकि अभी 5G में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी कॉम्पीट कर रही हैं। और अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए 5G नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज को या मैन्युफैक्चरिंग जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में अगर सक्सेसफुल रही, तो इंडिया could be emerge as a 5G export hub in upcoming 5 to 6 years। और जो टेलीकम्युनिकेशन या टेली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया आएंगी वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर सकती, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकती हैं, और उन सारे प्रोडक्ट्स पर ये PLI स्कीम एप्लीकेबल होगी। तो अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से, रेडियो एक्सेस नेटवर्क इक्विपमेंट, एसोसिएटेड सिस्टम, 5G बेस स्टेशन, कोर इक्विपमेंट, स्विचेस, राउटर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, डिजिटल माइक्रोवेव रेडियोज एंड सो मैनी। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में उनको उन सारी कंपनीज़ को PLI स्कीम के तहत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सेम बेनिफिट जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जो होम ग्रोन कंपनीज़ हैं दे विल ऑल्सो गेट द सिमिलर इंसेंटिव्स अंडर PLI स्कीम। हालांकि उनके लिए जो कंडीशंस हैं इन्वेस्टमेंट की वो थोड़ी रिलैक्स्ड हैं, जैसे कि फॉरेन कंपनीज़ के लिए जो लिमिट है 600 करोड़ की, वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए केवल 40 करोड़ की है 5 साल। यानी जो फॉरेन कंपनी अगर PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव लेना चाहती है तो उसको 6 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद इन 4 ईयर, और वहीं अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी इस PLI स्कीम का बेनिफिट लेना चाहती है तो उसको केवल 40 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो भी आने वाले 5 सालों तक। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो फॉरेन कंपनीज़ के लिए कितना एक्सपोर्ट का ब्रैकेट लगाया था, 1000 करोड़ से 3000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट उस पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी को या मल्टीनेशनल कंपनी को करना पड़ेगा इंडिया से पर एनम। और ये एक्सपोर्ट की लिमिट हमारे होम ग्रोन कंपनीज़ के लिए कितनी है, 100 करोड़ फर्स्ट ईयर में और 300 करोड़ 5वें साल में। मतलब अगर फॉरेन कंपनी को 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, 1000 करोड़ वैल्यू का एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है पहले साल में, तो उसके कंपैरिजन में हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको केवल 100 करोड़ का ही एक्सपोर्ट
करना पड़ेगा, केवल यही दो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट द सिमिलर इंसेंटिव्स अंडर पीएलआई स्कीम। अभी अगर बात करें तो अभी करंटली की जो इंडिया की कंडीशन है, इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्ट ऑफ द टेलीकॉम इक्विपमेंट। इंडिया अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है टेली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना पर है। तो इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पीएलआई स्कीम को प्रमोट कर रही है ताकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट एफडीआई में आए। जो पहला वाला पीएलआई स्कीम था वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था चाइना में उसको अट्रैक्ट करने के लिए था, बट जो ये पीएलआई स्कीम है इसके तहत इंडिया फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रही है, स्पेशली एरिक्सन, नोकिया और हुआवे जैसी कंपनी से। अभी इंडिया का जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो कितना है, 1.3 ट्रिलियन इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है टेली इक्विपमेंट में, और इम्पोर्ट करता है, बेसिकली नॉट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट करता है 1.3 ट्रिलियन इम्पोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो कितना एक्सपोर्ट हमारा बहुत ही नॉमिनल है उसके कंपैरिजन में, दैट इज ओनली 11,500 करोड़। तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहता है 5G जनरेशन में, एक एक्सपोर्ट हब बन करके उभरना चाहता है, जिसके लिए उसने पीएलआई स्कीम को डिवाइस किया। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है ये तो आगे देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4, इंडिकेटर्स पॉइंट्स टू रूपी रिवाइवल। जैसा कि हमने पहली न्यूज़ में डिस्कस किया है, कल रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हुआ है इन स्पाइट ऑफ द लोअर रेटिंग बाय मूडीज़। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं जो ये रुपया मजबूत हुआ है ये इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स नहीं है, आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है करेंसी मार्केट में। करंटली डीलर से द आरबीआई इंटरवीन इन द करेंसी मार्केट एंड मे हैव इवन बॉट सम बॉन्ड्स एनोनिमसली फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। तो इन्वेस्टर्स का कहना या जो डीलर्स उनका ये कहना है कि जो ये रुपया मजबूत हुआ है ये ऑटोमेटिकली या इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स के तहत नहीं हुआ है, एक्चुअली आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है। आरबीआई कैसे इंटरवेंशन करता है, बाई बाइंग एंड फॉरेक्स एक्सचेंज और द बॉन्ड। आरबीआई जब भी रुपये की वैल्यू घटती है बढ़ती है, बॉन्ड की वैल्यू घटती है बढ़ती है, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है या स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस में आरबीआई या तो फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगा या फॉरेन एक्सचेंज बेचेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसी तरह बॉन्ड खरीदेगा, बॉन्ड बेचेगी आरबीआई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो अगर रुपये की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है, आप देखें बार बार इंडिया में मैनेज फिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, मैं आपको पहले बता चुकी, और अगर कई लंबे टाइम से रुपये की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट कर रही है, मतलब डॉलर के कंपैरिजन में, किसी भी हार्ड करेंसी के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, रुपया मजबूत हो रहा है और कंटिन्यूअसली मजबूत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रुपये की सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम है। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये की सप्लाई कम है, इसकी वजह से रुपये की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम। और अगर कम है तो क्या करेगी आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेगी और रुपये की सप्लाई को मार्केट में बढ़ा देगी। और जैसे ही इंडियन रुपीस की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी, जैसे ही किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, आपको पता है उसकी वैल्यू या उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह अगर कंटिन्यूअसली रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, आपको लग रहा है रुपया कमज़ोर होता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन, जैसा कि हम पिछले टाइम से देख रहे हैं, कुछ टाइम से, कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिरता ही जा रहा है, डेप्रिसिएशन ही होता जा रहा है, तो इसका सिंपल इंडिकेशन क्या है कि रुपये की अवेलेबिलिटी या रुपये की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है। तो अब आरबीआई क्या करेगी, उस सप्लाई को एब्जॉर्ब करेगी। कैसे एब्जॉर्ब करेगी, फॉरेन एक्सचेंज को सेल करेगी, फॉरेन एक्सचेंज बेचेगी, डॉलर बेचेगी और रुपया खरीद लेगी। जैसे ही रुपया खरीदेगी रुपये की सप्लाई गिरी, जैसे ही रुपये की सप्लाई गिरेगी रुपया तुरंत अपने हाई प्राइस की तरफ बढ़ेगा और रुपया डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन और स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो आरबीआई करती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लक्चुएशन इनटू द करेंसी वैल्यू। मैं इसको यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, कभी कोई और वीडियोज़ के लिए बना दूंगी आपके लिए। तो ऐसा एक्सपर्ट का जो डीलर्स का वो कहना है कि आरबीआई एक्चुअली हैज़ इंटरवीन, और उसी इंटरवेंशन की वजह से रुपये जो है वो अप्रिशिएट किया है। फॉर नाउ इट सीम्स द आरबीआई इज़ नॉट लेटिंग द रुपी अप्रिशिएट, द सेंट्रल बैंक इज सोकिंग अप ऑल द इनफ्लो कमिंग ड्यू टू द स्टेक सेल इन रिलायंस जियो एंड भारती
एयर, तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो की वजह से जितना भी रुपी का इनफ्लो हो रहा है आरबीआई उसको सोक आउट कर रही है, जिससे कि जो रुपी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी ना करे और डेप्रिशिएट भी ना करे। इन द वीक एंडेड May 22, RBI added $3 billion in its kitty to take the forex reserve to a record high, that is 490 billion। अगर सेंट्रल बैंक ने इस फ्लो को एब्जॉर्ब नहीं किया था तो आज जो रुपये की वैल्यू होती वो 75.36 पर डॉलर पर होती, रुपये अप्रिशिएट किया होता। तो अगर हम इसको ग्राफ में देखना जाए, हमारे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो 6 करेंसी बास्केट्स होती हैं, 6 करेंसी बास्केट में कौन सी 6 करेंसीज आती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी 6 करेंसी बास्केट में कौन कौन सी हार्ड करेंसीज आती हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो हम कंटिन्यूअसली देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2005 से कंटिन्यूअसली जो है वो रुपया जो कमज़ोर होता जा रहा है या रुपये की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है। और जैसे कि बॉन्ड मार्केट में भी हमने पॉजिटिव डेवलपमेंट देखे, तो ये सारा जो डेवलपमेंट है ये इंडिकेट कर रहा है दैट रुपी इज़ गोइंग फॉर द रिवाइवल। जो कंटिन्यूअसली जो रुपये की वैल्यू कम हो रही थी, रुपया गिर रहा था, अब वो रिवाइवल की स्टेज में आ गया। वो कितना रिवाइवल होता है या किस तरीके से होता है या किस वजह से हुआ है, ये आगे देखने वाली बात है। आप देख लेते हैं कुछ न्यूज़ क्लिप्स। इंडिको पोस्ट ₹1290 करोड़ प्री टैक्स लॉस। इंडिको ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना जो डिविडेंड है उस अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देती कंपनी उसके एंड में फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड में उसमें कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी इंडिगो ने अप्रॉक्सीमेटली 1290 करोड़ का प्री टैक्स लॉस रजिस्टर किया है। वो भी किस फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 2020 में, ना कि अभी कोरोना वाले क्वार्टर में। So this data itself indicate the plight of the Indian economy before the pandemic। अब देख लेते हैं दूसरी क्लिप। 70% ऑफ द लिस्टेड फर्म्स में क्वालिफाई फॉर न्यू MSME सोप्स। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है मीडियम साइज इंटरप्राइजेस का जो लिमिट थी वो 250 बढ़ा दी है। तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग 250 करोड़ की जो टर्नओवर की लिमिट गवर्नमेंट ने कर दी है मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए। उस लिमिट के बाद 70% ऑफ द लिस्टेड कंपनी एज पर द कैपिटल लाइन 70% ऑफ द लिस्टेड कंपनीज कम्स अंडर मीडियम स्केल कंपनीज। इसका मतलब 70% कंपनीज को अब गवर्नमेंट के बेनिफिट्स जो कि MSME डेफिनेशन के थ्रू मिलते हैं वो सारे बेनिफिट 70% लिस्टेड कंपनीज को मिलेंगे। और बेनिफिट्स क्या होते हैं? टैक्स अजम्पशंस मिलते हैं, टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो अब अप्रॉक्सीमेटली 70% लिस्टेड कंपनीज को मिलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। मूडीज कट रेटिंग फॉर SBI HDFC बैंक्स टू Baa3। कल मूडी ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था, आज मूडी ने SBI और HDFC बैंक की भी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करके Baa3 की कैटेगरी में ला दिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक की लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स की रेटिंग पहले Baa2 थी जो कि अब Baa3 हो गई है। और अपार्ट फ्रॉम SBI एंड HDFC 11 बैंक्स की और रेटिंग करी है जिसमें एग्जिम बैंक भी, और एग्जिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी रेटिंग मूडीज़ ने Baa3 कर दी है और निगेटिव आउटलुक मेंटेन किया है। और इसका रीज़न क्या दिया है मूडीज़ ने इसका रीज़न दिया है कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक और डिस्ट्रप्शन इन द इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ द बैंकिंग सेक्टर्स हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द वीकनिंग बोरोवर्स क्रेडिट प्रोफाइल। जो बैंकिंग सेक्टर्स के जो बोरोवर्स हैं उनका क्रेडिट प्रोफाइल वीक हुआ है, जिससे कि इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आने वाले टाइम में NPA बढ़ेगा बैंक्स का। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए SBI HDFC और 11 और बैंकों की क्रेडिट रेटिंग वर्दीनेस को मोदी ने डिक्रीज कर दिया, मूडीज ने डिक्रीज कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन इनकॉर्पोरेशन वार्न्स ऑफ सोशल इश्यूज इफ ग्रोथ डज नॉट रिवाइव। बहुत सारी कंपनीज, पीरामल ग्रुप हो गया, ITC हो गया, कोटक महिंद्रा, इन सब के टॉप मैनेजमेंट ने वार्न किया है गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए जल्द ही बहुत अच्छे मेजर्स, इफेक्टिव मेजर नहीं लिए तो ये इकोनॉमिक रिसेशन बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और वो सोशल प्रॉब्लम क्या होगी? लाइवलीहुड की प्रॉब्लम्स होगी, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री ने कहा है कि गवर्नमेंट शुड केम अप विद द
revival plan soon if government do not want to raise further social issues just like unemployment, livelihood, poor health and other labor related issues. और जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्शन होगा वो मार्जिनलाइज सेक्शन, पुअर सेक्शन होगा, ऐसा इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट बार बार गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट गवर्नमेंट शुड केम अप विद सर्टन रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू रिवाइव द शॉर्ट टर्म ग्रोथ. और बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अभी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. जब तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर नहीं होगा डिमांड बूस्ट नहीं होगी. आज का न्यूज़ ऑफ द डे, DOT प्लान्स टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट हब, जिसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे, किसके अंदर में आता है ये पढ़ लेंगे. एक्सपोर्ट हब, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में. हवावे का जो इशू है वो क्या है, ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. ऑल दीज आर द रेफरेंसेज. आज के डिस्कशन में स्टूडेंट्स इतना ही. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.